हेलो स्टूडेंट, फिजिक्स इन इजी वे में आपका स्वागत है। फिजिक्स इन इजी वे के साथ कॉन्सेप्ट को समझना हुआ सबसे आसान। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्टर्न गार्लिक एक्सपेरिमेंट। तो जब हमारा स्टार्टिंग में माना गया था कि कोई भी आपका जो एटम है या कोई भी इलेक्ट्रॉन है उसके पास केवल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होती है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम नहीं होती है। तो जब ये स्टर्न गार्लिक एक्सपेरिमेंट हुआ तो यहां से वेरीफाई हुआ कि पार्टिकल के पास क्या होती है, स्पिन मोशन, यानी कि जो एटम है या फिर जो इलेक्ट्रॉन है उनके पास क्या होती है, स्पिन मोशन भी होती है। इसकी डिस्कवरी 1992 में, यानी स्पिन मोशन की जो डिस्कवरी थी वो 1992 में हुई थी विद द हेल्प ऑफ स्टर्न गार्लिक एक्सपेरिमेंट। तो उससे पहले जो हमारी श्रोडिंगर वेव थ्योरी थी, तो श्रोडिंगर वेव थ्योरी ऐसा कहती थी कि अगर मान लो कोई भी आपके पास जो एटम है या जो इलेक्ट्रॉन है उसका अगर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L है, उस वक्त सिर्फ इसको एंगुलर मोमेंटम ही बोला जाता था। तो एंगुलर मोमेंटम L है तो उस बीम को हम 2L+1 कंपोनेंट में स्प्लिट करेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए मान लो अगर आपके पास कोई एक एटम है, उस एटम का या फिर कोई इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन का जो L है आपका वो कितना है, 1 है। तो इसे जब हम नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से पास करवाएंगे, यानी इस एटम की बीम लेंगे, उस बीम को हम नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से पास करवाएंगे तो वो बीम क्या होगी, 2L+1 यानी कि 2 × 1+1 यानी कि 3 कंपोनेंट्स में स्प्लिट हो जाएगी। कितने में स्प्लिट हो जाएगी, 3 कंपोनेंट में स्प्लिट हो जाएगी। अगर क्या है, L उसका एंगुलर मोमेंटम है और उसकी वैल्यू 1 है तो बीम जब नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से पास होगी तो वो आपका 3 कंपोनेंट में स्प्लिट हो जाएगी। स्टर्न गार्लिक ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें जो आपका एटम है वो Ag एटम की बीम ली गई और Ag एटम उस वक्त था ग्राउंड स्टेट में। तो Ag एटम अगर ग्राउंड स्टेट में तो उसके लिए जो L की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 0। L की वैल्यू हो जाएगी 0 बिकॉज जो आपका Ag है वो क्या है, ग्राउंड स्टेट में है। तो ग्राउंड स्टेट में होने का मतलब L की वैल्यू 0। तो अगर हम 2L+1 निकालें, 2L+1 निकाले तो रहेगा 2 × 0+1 यानी कि 1। तो श्रोडिंगर वेव थ्योरी ऐसा बोलती है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन यानी कि एटम ले लें, किसके ले लें, Ag के ले लें, और उसकी बीम ले लें, यानी बहुत सारे एटम्स की बीम है, यहाँ पर देखो एटम्स की बीम है। इस बीम को अगर हम किससे पास करवाएं, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से पास करवाएं। किससे पास करवाएं, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से, तो उसे केवल एक ही कंपोनेंट में स्प्लिट होना चाहिए, ऐसा बोलती है श्रोडिंगर्स वेव थ्योरी। बट जो हमारा एक्सपेरिमेंट था जो 1992 में किया गया था उसमें ये देखा गया, जब हम सिल्वर एटम की बीम को जब हम नॉन यूनिफॉर्म फील्ड यानी नॉर्थ एंड साउथ पोल के बीच में रखते हैं और ये फील्ड क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो देखा गया कुछ Ag के पार्टिकल्स क्या होते हैं, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गए और कुछ Ag के पार्टिकल नीचे की तरफ शिफ्ट हो गए और हमें 2 डिफरेंट कंपोनेंट मिले, यानी हमारे पास जो स्क्रीन रखी थी वहां पर 2 डिफरेंट स्पॉट्स मिले। श्रोडिंगर वेव थ्योरी बोलती है कि केवल एक ही कंपोनेंट मिलेगा, बट एक्सपेरिमेंट बोलता है कि 2 कंपोनेंट मिल रहे हैं। इसका मतलब कुछ ना कुछ यहां पर मिसिंग है जो हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए माना गया कि जो हमारा एटम है उसमें 2 तरह के एंगुलर मोमेंटम्स होते हैं। एक होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जिसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली ये एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, ये एक्सट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम इसको हम कह देते हैं। और जो एटम है या इलेक्ट्रॉन है उसके पास क्या होती है, साथ ही साथ एक इंट्रिंसिक मोमेंटम भी होता है। एक्सट्रिंसिक तो है ही है, साथ ही साथ क्या है, इंट्रिंसिक मोमेंटम भी है, ताकि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए कि स्प्लिट हो रही है 2 कंपोनेंट पर, होना चाहिए था एक ही कंपोनेंट में। तो कंसिडर किया कि हर एटम के पास या हर एक इलेक्ट्रॉन के पास एक इंट्रिंसिक मोमेंटम भी होता है। ये इंट्रिंसिक जो मोमेंटम होती है वो इंटरनल रोटेशन से रिलेटेड होता है, इंटरनल रोटेशन से या फिर स्पिन मोशन से रिलेटेड होता है, और इसको बोलते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम, और इसको S वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, S वेक्टर से। अगर एग्जांपल समझाने की कोशिश करूं तो मान लो आपके पास एक है न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहा है किसी शेल पर। तो इलेक्ट्रॉन जो है, लेट अस से दिस इज इलेक्ट्रॉन, दिस इज न्यूक्लियस, इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। तो कौन सी मोशन कर रहा है, ऑर्बिटल मोशन कर रहा है, और इस ऑर्बिटल मोशन के करस्पॉन्डिंग जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो होगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम या ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी कह सकते हैं। बट जब ये इलेक्ट्रॉन है खुद के एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर रहा है, देखो ऐसे तो बढ़ रहा है, साथ ही साथ खुद के एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर रहा है, यानी कि मैं यहाँ खुद के एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा हूँ, दैट मीन्स मैं स्पिन मोशन कर रहा हूँ। तो यही स्पिन मोशन की बात यहाँ पर हो रही है। तो इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए माना गया कि क्या हो रहा है, यहाँ पर 2 तरह की ऑर्बिटल मोमेंटम्स होती हैं, एक 2 तरह की एंगुलर मोमेंटम्स होती है, एक होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और एक होता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ये दोनों मोमेंटम मिलकर ही कंबाइंड फॉर्म में टोटल एंगुलर मोमेंटम J को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम आगे आने वाले सेक्शन में पढ़ेंगे।
जब हमने सिल्वर एटम की बीम को नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से पास करवाया तो वो दो डिफरेंट कंपोनेंट में स्प्लिट हो गया। इसे प्रूव करने के लिए हम कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करेंगे, जिससे ये वेरीफाई होगा कि क्यों सिल्वर एटम की बीम थी वो दो पार्ट्स में स्प्लिट हो गई। तो उसके लिए पहले हमने लिखा हुआ है डाइपोल मोमेंट ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन। तो ऑर्बिटल मोशन की वजह से जो डाइपोल मोमेंट उसकी वैल्यू होती है q/2m_l, q/2m_l, जहाँ l क्या है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, और म्यूएल है डाइपोल मोमेंट। अब इसका अगर हम z कंपोनेंट निकालें, बिकॉज ये 3 डायमेंशन क्वांटिटी है, x एक्सिस के अलॉन्ग भी होगा, y एक्सिस के अलॉन्ग भी होगा, z एक्सिस के अलॉन्ग भी होगा, और साथ ही साथ इसका एक z कंपोनेंट भी होगा, डाइपोल मोमेंट का z कंपोनेंट। तो यहाँ पे हम z लगा देंगे और यहाँ पर हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का z कंपोनेंट ले लेंगे। इससे पहले की वीडियो में बता चुका हूँ मैं आपको कि जो एंगुलर मोमेंटम का z कंपोनेंट होता है उसकी आइगन वैल्यू होती है ml/क्रॉस। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, इस Lz के बदले वैल्यू रखनी है ml/क्रॉस। और दूसरी बात हमने क्या करा है, ये जो z कंपोनेंट इलेक्ट्रॉन के लिए लिया हुआ है। इलेक्ट्रॉन के लिए लेने का मतलब है कि इस चार्ज की को हम रखेंगे -e, बिकॉज इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव ऑफ ई चार्ज होता है। दूसरा मास, यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पुट कर देंगे हम। उसके बाद हमने यहाँ पे Lz की वैल्यू ml/क्रॉस रखती। अब ये जो आपका है EH डिवाइडेड बाई 2me, EH डिवाइडेड बाई 2me, दिस इज कॉल्ड बोहर मैग्नेट्रॉन, दिस इज कॉल्ड म्यू बी, बोहर मैग्नेट्रॉन। तो हमने E/2me इसके बदले रख दिया है म्यू बी, यानी कि बोहर्स मैग्नेट्रॉन। साथ में क्या हमारा ml है, ml को हमने एज इट इज रहने दिया। तो ये हमारे किसकी वैल्यू आ गई, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के z कंपोनेंट्स के आगे, बिकॉज जो हमने बीम ले रखी है वो डिफ्लेक्शन हमने z कंपोनेंट के अलॉन्ग लिया। जो हमने साइन कन्वेंशन लिया था, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड था, ये हमारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड था NS, और यहाँ पर जो ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा था ये z के अलॉन्ग हो रहा था, z के अलॉन्ग। तो इसीलिए यहाँ पर z कंपोनेंट्स लिया जा रहा है ताकि उसी से हम कैलकुलेशन कर पाएँ। नाउ अब देखो, जो ये z कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम है किस पर डिपेंड कर रहा है, ml पर डिपेंड कर रहा है, यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पर डिपेंड कर रहा है। और जो ml है इसकी वैल्यू डिपेंड करती है l पर। एक पर्टिकुलर l के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, -l से लेकर के +l तक होती है। यानी कि एक पर्टिकुलर l के लिए हमें 2l+1 वैल्यू मिलती है ml की। यानी अगर आपके पास l की वैल्यू 1 है तो आपको यहाँ मिलेगा 2 × 1+1, यानी कि 3 वैल्यूज मिलेगी। यानी कि अगर आपके पास l की वैल्यू 1 है तो ml की वैल्यू आपको मिलेगी -1 0 1। अगर आपको l की वैल्यू कितनी है, तो आपका 2 है तो आपको ml की वैल्यू मिलेगी -2 -1 0 1 2, 1 2 3 4 5, 5 वैल्यूज मिलेगी। वो वैल्यू आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, 2 × 2+1 यानी कि 5 आ जाएगा। तो ऐसे करके आपको एक पर्टिकुलर l के लिए डिफरेंट ml की वैल्यू मिलती है, और जितने आपके ml होंगे उतने ही डाइपोल मोमेंट मिलेंगे, और जितने डाइपोल मोमेंट होंगे पार्टिकल उतने ही अलग अलग कंपोनेंट में स्प्लिट हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इस l की वजह से अगर l की वैल्यू आ रही है 1 तो 1 की वजह से 3 कंपोनेंट, यानी कि जो इस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वजह से एटम 3 डिफरेंट कंपोनेंट में स्प्लिट हो जाएंगे, बिकॉज ये ml पर डिपेंड कर रहा है और ml l पर डिपेंड करता है। तो ये होगी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की बात। अब कंसीडर करते हैं स्पिन को। यहाँ पे हमने स्पिन को कंसीडर नहीं किया हुआ है। अब अगर हम स्पिन को कंसीडर करें तो यहाँ पे हम निकालेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ड्यू टू स्पिन। तो स्पिन की वजह से कितना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकलेगा, तो कितना होगा, सेम फॉर्मूला होगा। यहाँ पर जैसे ये आपका म्यू एल था, उसके बदले यहाँ म्यू एस आएगा, और यहाँ पर Q/2m और L है, तो यहाँ पे भी क्या है Q/2m L, बस उसमें चार्ज हमने E ले लिया है, बस यहाँ पे एक फैक्टर लगा दिया हमने GS, दिस इज कॉल्ड स्पिन G फैक्टर। इसको हम स्पिन G फैक्टर कहते हैं। ये हमने एक एक्स्ट्रा टर्म और यहाँ पर ऐड किया हुआ है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला लिखने के लिए। नाउ इसका भी हम जेड कंपोनेंट, क्योंकि डिफ्लेक्शन हो रहा है तो जेड के अलॉन्ग हो रहा है ना, इसलिए हमने यहाँ पर जेड कंपोनेंट ले लेंगे इसका। तो यहाँ पे म्यू एस जेड आ जाएगा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा एस जेड, बाकी सब कुछ एज इट इज लिखा गया है। अब यहाँ पर जो ये यहाँ पर देखो, फिर से अगर हम देखें तो इस एस जेड की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, एम एल, यहाँ पर क्या था ML/H, तो यहाँ पर जो आपका एस जेड होगा, इस एस जेड की वैल्यू आएगी MS/H, क्या आएगी MS/H। तो MS के बदले, तो यहाँ पर देखो जब हम MS/H रखेंगे इसके बदले MS/H, तो उसमें EH/2m, दिस इज कॉल्ड बोर्स मैग्नेट्रॉन। तो EH/2m के बदले हमने बोर्स मैग्नेट्रॉन रखा, यहाँ माइनस का GS है, यहाँ पर आपका MS है, ठीक है। यहाँ पर MS को हम बोलेंगे मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर। क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर। यहाँ पर मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, दिस इज मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, दिस इज मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर। अब देखो जैसे ये आपका जो ऑर्बिटल मोमेंट था वो भी आपका ml पर डिपेंड कर रहा था, ऐसे जो स्पिन मोमेंट है वो भी आपका ms पर डिपेंड कर रहा है। और यहाँ पर जो ms की वैल्यू होती है -s से लेकर के +s तक, जैसे यहाँ पर ml की वैल्यू -L2 + L थी, वैसे यहाँ पर क्या होगी, ms की वैल्यू
माइनस एस टू प्लस एस होगी। इसका मतलब ये है कि फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एस, अगर आपको एस की एक पर्टिकुलर वैल्यू गिवन है तो उसके लिए आपको जो एम एस है उसकी 2s प्लस 1 वैल्यूज मिलेगी। कितनी मिलेगी? 2s प्लस 1 वैल्यूज मिलेगी। और मैं आपको बता दूं जो ये s है, s मीन्स स्पिन, s मीन्स स्पिन, इस s का मतलब स्पिन क्वांटम नंबर है स्पिन। तो बता दूं स्पिन दो तरह की होती है, एक होती है फुल इंटीजर स्पिन, एक होती है हाफ इंटीजर स्पिन। हाफ इंटीजर स्पिन मतलब जैसे 1/2, 3/2, तो ऐसे पार्टिकल जिनकी हाफ स्पिन होती है, फुल इंटीजर स्पिन नहीं होती, उनको बोलते हैं फर्मियंस। फर्मियंस क्या बोलते हैं? फर्मियंस। तो फर्मियंस ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनकी स्पिन हाफ इंटीजर होती है, 1/2, 3/2, 5/2, 7/2। और बोसॉन्स ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, बोसॉन्स ऐसे पार्टिकल जिनकी स्पिन कंप्लीट इंटीजर होती है, 1, 2, 3, 4 ऐसी इनकी स्पिन्स होती है। तो स्पिन्स क्या होती है? हाफ इंटीजर भी होती है एज वेल एज फुल इंटीजर भी होती है, डिपेंड करता है वो पार्टिकल कौन सा है। अगर फर्मियंस है तो हाफ इंटीजर होगी, जैसे इलेक्ट्रॉनिक फर्मियंस है तो इलेक्ट्रॉन की स्पिन हाफ होती है, आपने पढ़ा होगा। तो इलेक्ट्रॉन की स्पिन हाफ होती है बिकॉज इलेक्ट्रॉन क्या है? एक फर्मियन है। तो ये एम एस की वैल्यू माइनस एस से एस तक जाएगी, यानी कि अगर आपको पर्टिकुलर एक एस की वैल्यू गिवन है तो उसके लिए आपको 2s प्लस 1 वैल्यू मिलेगी एम एस की। और एम एस की अगर 2s प्लस 1 वैल्यू आएगी तो इसकी भी 2s प्लस 1 वैल्यू आएगी। देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो अगर स्पिन कितना है, स्पिन मान लो 1 है, अगर स्पिन 1 है तो 2 × 1 + 1 कितना आ जाएगा? ये 3 आ जाएगा। तो यानी कि आपको एम एस की 3 वैल्यू मिलेगी, एक -1, एक मिलेगी 0 और एक मिलेगी प्लस का 1। तो यह -1 रखने पे अलग वैल्यू देगा, 0 रखने पे अलग वैल्यू देगा और +1 रखने पे अलग वैल्यू देगा। यानी कि जो आपका s है एक पर्टिकुलर s के लिए ms की बहुत सारी वैल्यू होती है और ms की डिफरेंट वैल्यू होने पर ये जो आपका मैग्नेटिक मोमेंट है वो भी डिफरेंट होने वाला है। तो इसलिए देखो दो तरह का स्प्लिट होगा यहाँ पर। एक तो क्या होगा? इस L की वजह से, इस L की वजह से 2L + 1 कंपोनेंट में स्प्लिट होगा। सिमिलरली इस S की वजह से भी 2S + 1 कंपोनेंट में स्प्लिट होगा। तो अगर दोनों मोमेंट को अगर हम साथ में कंसीडर करें, यानी कि स्पिन एंगुलर मोमेंटम को और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को साथ कंसीडर करें तो मिलता है टोटल एंगुलर मोमेंटम। और टोटल एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू होती है वो J होती है L + S, यानी कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम प्लस स्पिन एंगुलर मोमेंटम। यानी कि अगर हमें कंपोनेंट्स निकालने हैं तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? J निकालना पड़ेगा। उस J से हमें आइडिया लगेगा कि कितने कंपोनेंट में इसको स्प्लिट होना है। जैसे इसकी वैल्यू 2L + 1 है एक पर्टिकुलर L के लिए, और एक पर्टिकुलर S के लिए 2S + 1, ऐसे एक पर्टिकुलर J के लिए 2J + 1 कंपोनेंट्स बनेंगे। तो पहले हमें निकालना है कि कितने कंपोनेंट स्प्लिट करना है, तो पहले हमें J की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उस एक्सपेरिमेंट में हम क्या लेके चल रहे हैं? हम लेके चल रहे हैं सिल्वर किस में? ग्राउंड स्टेट में। तो सिल्वर ग्राउंड स्टेट में होने का मतलब है उसका L 0 रहेगा। L मतलब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो है 0 रहेगा, बट स्पिन उसकी हाफ होगी बिकॉज इलेक्ट्रॉन की स्पिन हमेशा हाफ होती है। इलेक्ट्रॉन क्या है? फर्मियन है जिसकी स्पिन क्या होती है? हाफ होती है। प्लस हाफ हो सकती है, माइनस हाफ हो, पर हाफ ही रहेगी इसकी स्पिन। तो अगर मैं J निकालूं, J होगा L + S बिकॉज एटम की बात हो रही है Ag के, Ag एटम ग्राउंड में है, ग्राउंड में होने की वजह से L तो 0 है बट S क्या है? हाफ है उसका। तो अगर मैं J निकालूं तो J मेरा आ जाएगा 0 + 1/2 यानी कि 1/2। तो J की वैल्यू मेरे 1/2 आ जाएगी। अगर मुझे कंपोनेंट्स निकालने तो कंपोनेंट्स आ जाएंगे 2J + 1, तो 2 × हाफ + 1 यानी कि 1 + 1 यानी कि 2। इसी वजह से क्या हो रहा है? हमारा जो बीम है वो 2 कंपोनेंट में स्प्लिट हो रही है। अगर हम सिर्फ ये मान के चलते हैं कि किसी भी एटम के पास या किसी भी इलेक्ट्रॉन के पास सिर्फ और सिर्फ ऑर्बिटल मोशन होती है, उसके पास सिर्फ और सिर्फ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होती है, तो हम ये मानते हैं जो बीम होती है वो सिर्फ और सिर्फ 2L + 1 कंपोनेंट में ही स्प्लिट होनी चाहिए थी। लेकिन ग्राउंड स्टेट पर L 0 हो गया और L 0 होने की वजह से हमें एक ही कंपोनेंट मिल रहा था जो कि श्रोडिंगर्स थ्योरी बोल रही थी। श्रोडिंगर्स थ्योरी बोल रही थी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम 0 है, तो इसलिए जो आपकी जो वेव निकल के आ रही है, जो एटम की जो बीम है, उस बीम को सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपोनेंट में स्प्लिट होना चाहिए था, एक से ज़्यादा कंपोनेंट में स्प्लिट नहीं होना चाहिए था। बट जो स्टर्न गार्लिक का एक्सपेरिमेंट है उसमें वहां पर क्या हो रहा है? 2 कंपोनेंट में स्प्लिट हो रहा है। इसलिए हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें एक और ऑर्बिटल मोमेंटम कंसीडर करना पड़ा जो था स्पिन ऑर्बिटल मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। अब इस स्पिन एंगुलर मोमेंटम और इस ऑर्बिटल मोमेंटम को साथ में जब हम कंबाइन कर देते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, वेक्टर एडिशन निकालते हैं, तो हमको मिलता है टोटल एंगुलर मोमेंटम जिसकी वैल्यू होती है J। इसी J से हमको मालूम पड़ेगा कि कितने कंपोनेंट में उसको स्प्लिट होना चाहिए था। तो हमने ये निकाला μL का फॉर्मूला, हमने निकाला μS का फॉर्मूला। हमें मालूम पड़ा कि दोनों क्वांटिटी मिलकर क्या बनाती है? J बनाती है। इस L की वजह से क्या होगा? इस L की वजह से 2L + 1 कंपोनेंट मिलेंगे, इस S की वजह से 2S + 1 कंपोनेंट मिलेंगे, इस J की वजह से 2J + 1 कंपोनेंट्स मिलने वाले।
तो हम जानते हैं कि सिल्वर हमारा क्या है, ग्राउंड स्टेट में। तो ग्राउंड स्टेट में होने के लिए सिल्वर के लिए एल क्या है, 0, खत्म। अगर खाली ऑर्बिटल कंसिडर करें तो हमें पता चलता कि उसको स्प्लिट होना ही नहीं चाहिए था। पर जब हम स्पिन में कंसिडर करेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि स्पिन हाफ है, एल 0 है, स्पिन हाफ है। टोटल निकालना है तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा, 0 + 1 यानी कि हाफ आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। फिर निकालेंगे 2j + 1, जैसे s के लिए क्या था 2s + 1, l के लिए 12 + 1, अच्छा j के लिए क्या होगा 2j + 1 कंपोनेंट्स आ जाएंगे। और j की वैल्यू हमारे पास क्या हाफ है, तो यहाँ पर जैसे अब हाफ होगा 2 × हाफ + 1, तो ये हो जाएगा हमारा 1 + 1 2। जब एजी की बीम को हम नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से पास कर रहे थे तो वो 2 डिफरेंट कंपोनेंट में स्प्लिट हो रहा था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने कंसिडर किया कि किसी भी एटम में, किसी भी इलेक्ट्रॉन में 2 तरह के एंगुलर मोमेंटम्स होते हैं, एक होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, एक होता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम। दोनों कंबाइन होकर एक टोटल एंगुलर मोमेंटम जे को फॉर्म करते हैं। इसी जे से हमको मालूम पड़ेगा कि कितने कंपोनेंट में उसको स्प्लिट होना चाहिए। यहाँ पर जे की वैल्यू हाफ थी, हाफ को हमने 2j + में रखा तो वो 2 मिला। इससे हमें मालूम पड़ा कि जो एजी की बीम थी उसको 2 कंपोनेंट में स्प्लिट होना चाहिए था। तो यही हमारा क्या है, स्टर्न गार्लिक एक्सपेरिमेंट। आई होप आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको मेरे लेक्चर अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों का शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो पर।